सी कैटेगरीज है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हम ये पढ़ते हैं ना। लास्ट के जो ये प्लांट्स हैं, दे आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट, दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सिंपल प्लांट कौन से हैं? एल्गी। ठीक है, जो प्लांट की तरह दिखाई भी नहीं देती, थैलस की जैसी बॉडी होती है, काई जमी होती है ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी। मोस्ट एडवांस प्लांट आर दी एंजियोस्पर्म्स। इन्हीं एंजियोस्पर्म्स को बेटा कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन पौधों पे फ्लावर उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं, दे आर नोन एज दी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, दे आर नोन एज दी, ये वाले जो प्लांट्स हैं जिन पे फूल और फल लगता है, दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म। तो +2 में आपका ये सेकंड चैप्टर है पूरा डिटेल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। +1 में आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर बार का, डबल फर्टिलाइजेशन। वो यही है, रिप्रोडक्शन है। इस पूरे चैप्टर का एक एनिमेशन है 1 घंटे का, जो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत हेवी है। डेली बेसिस पे जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना उतना पोर्शन हम एनिमेशन में देखते जाएंगे, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। एक बार जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो और उसकी इमेजेस अपनी आंखों से देखते हो तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से प्लांट्स हैं ये? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? फ्लावर इन्वॉल्व है। ये तो समझ में आ गया होगा, आपको फ्लावर के बारे में पढ़ना है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेमन। फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? पिस्टिल। ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। ठीक है, ऐसा ही है ना। इसके बाद ये देखो यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम कैसा होता है, ये हमने उसमें भी किया था 11th में, सॉरी एंजियोस्पर्म्स नहीं किए थे, सिलेबस में नहीं था तब। ये थैलेमस होता है नीचे फ्लावर के। क्लासेस जब स्टार्ट होंगी मैं जरूर एक फ्लावर ला के आपको दिखाऊंगी कौन कौन से पार्ट हैं इसमें। थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ये स्वॉलन सा एरिया होता है, दिस इज दी ओवरी। मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रही हूँ जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट है। दिस इज नोन एज स्टिग्मा, this is known as the style, this is known as the ovary। पहली बात, ये कौन सा पार्ट है इसका? फीमेल पार्ट है। फिर ठीक है, फिर बात करते हैं हम अलग अलग कलर यूज करेंगे ताकि क्लियर हो जाए चीजें। ये पार्ट इस तरह से फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके ऊपर ऐसे लॉब से दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं? मेल पार्ट। ठीक है, ये क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है धागे के जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या है? एंथर। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द स्टेमन। राइट। अब ग्रीन कलर की नीचे पत्तियां देखने को मिलती हैं। आपने गुलाब का फूल जरूर देखा होगा, कोई और देखा हो या ना देखा। ग्रीन कलर की पत्तियां जो दिखाई देती हैं, दीज आर नोन एज दी सेपल्स। ठीक है, कलरफुल पत्तियां जिसकी वजह से आप फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो, पेटल्स, वो क्या होंगी? पेटल्स। इस तरीके से हाँ बना सकते हो कैसे भी। ये कलर दिखाई दे रही हैं पत्तियां, दीज आर नोन एज दी पेटल्स। एनसीईआरटी में जरूर फ्लावर का डायग्राम दिया होगा, वहां से देख लेना। आपको कौन कौन से पार्ट याद करने हैं? फर्स्ट है बेटा थैलेमस। थैलेमस नीचे वाला पार्ट होता है। थैलेमस का काम होता है सारे फ्लावर ऑर्गन्स को जोड़ के रखना, कनेक्ट करके रखना। ठीक है, फिर आती हैं सेपल्स। सेपल्स ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, ये बर्ड फॉर्म में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, बर्ड फॉर्म में प्रोटेक्शन देती हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही, बर्ड फॉर्म में फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इनके पूरे के पूरे जो गुच्छा होगा, मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 सेपल्स हैं। एक सिंगल पत्ती को कहोगे सेपल, और पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कहोगे? कैलिक्स। फिर आती हैं पेटल्स। पेटल्स जो होती हैं कलर्ड पत्तियां। ठीक है, इसके पूरे, इसको कहते हैं कोरोला। ये कैलिक्स ना, ये क्या है? कोरोला। ये अट्रैक्शन करने के, पॉलिनेशन के काम आती है। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन। स्टेमन किसका मिलकर बना है? फिलामेंट का। और किसका बना है? एंथर का। ठीक है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कहते हैं हम पिस्टिल।
ठीक है, इसमें क्या है, स्टिग्मा, 3 पार्ट है, स्टाइल और ओवरी। ये जनरल ओवरव्यू है फ्लावर के स्ट्रक्चर का कि ये थैलेमस होता है, नीचे सबको जोड़ के रखता है। ये सेपल्स है जो बड फॉर्म में फ्लावर को, जब आप गुलाब के फूल की कली तोड़ोगे तो ऊपर हरी हरी पत्तियां दिखाई देती है, जब वही फ्लावर खुल जाता है तो वो छोटी छोटी नीचे की ओर दिखाई देती है। दीज आर दी सेपल्स। कलर्ड पत्तियां, पेटल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। ये एंथर और ये फिलामेंट। देखो ये ओवरी है, अलग से बना दिया, इसमें क्या है, ओव्यूल। दिस वन इज ओवरी, दिस वन इज ओव्यूल। फ्यूचर में ये ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड, ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट। ठीक है, यही सब कुछ मैंने उस नोट्स में लिखा है। ये बड़ा सिंपल है, इजी है, इसको पढ़ के देखना आज कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं। मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों कहा जाता है, आपको ध्यान होगा, ये यहाँ से पढ़ लेना, 11th के टॉपिक से भी पढ़ सकते हो इसको। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फॉर दोस्त जिनको ये टॉपिक जिन्होंने नहीं किया था। फ्लावर इज नोन एज ए मॉडिफाइड स्टेम। ऐसा कहा जाता है कि एक स्टेम ही मॉडिफाई होके फ्लावर बनाती है। क्यों, क्योंकि जो गाइनोशियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम, पिस्टल, एक ही मतलब है इन सब चीजों का। गाइनोशियम मतलब फीमेल, ठीक है, एंड्रोशियम मतलब मेल। गाइनोशियम अराइजेस फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। ऐसा कहा जाता है कि ये स्टेम है, इस स्टेम की जो टिप है ना, ओवरी जो पार्ट होता है वो यहाँ से अराइज होती है, और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अदर नोड से अराइज होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ से ओवरी निकली और बाकी नोड से सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, बाकी पार्ट्स निकले। तो अगर फ्लावर को ओपन अप करके देखा जाए, थैलेमस को कहते हैं, अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो एक स्टेम की तरह दिखाई देता है। तो वो क्या, इसीलिए फ्लावर को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, मैं फिर भी एक बार ये भेज दूंगी लिखा हुआ कि मॉडिफाइड स्टेम क्यों कहते हैं उसको। ये स्टेमन के बारे में बताया गया। ये ऊपर लोब स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके का, ये दिस इज द एंथर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द फिलामेंट। ये फिलामेंट का ये वाला हिस्सा जो एंथर से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड डिस्टल एंड। फिलामेंट का वो हिस्सा जो थैलेमस से कनेक्टेड है, ओवरी के पास है, ओरिजिन के पास है, दिस इज नोन एज द प्रॉक्सिमल एंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जिसे हम नॉर्मली इग्नोर कर जाते हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं कि ये एंथर है और ये फिलामेंट है। ये वाला हिस्सा जो इससे अटैच है, दिस इज नोन एज दिस डिस्टल एंड। ये वाला हिस्सा जो इसके ओरिजिन के पास है, थैलेमस के ओवरी के पास है, ये वाला एंड कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, एंथर जो होते हैं वो मोनोथिकस भी हो सकते हैं और डायथिकस भी हो सकते हैं। मेनली ये डायथिकस होते हैं। डायथिकस का मतलब है ये एक लोब है और ये एक लोब है। अगर ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोथिकस। थिकस का मतलब, थीका का मतलब होता है लोब। ये क्या है बेटा, डायथिकस। इसमें क्या है, 2 लोब्स होती हैं। इन्हीं लोब्स को जब आप ओपन अप करके देखो तो इनमें ऐसे 4 सैक्स दिखाई देते हैं, 1 2 3 4। 1 lobe has 2 pollen sacs। जहां पे भी सैक वर्ड आ जाता है मतलब होता है पाउच। ऐसा पाउच जिसमें पॉलन हो, एम्ब्रियो सैक। ऐसा पाउच जिसमें एम्ब्रियो हो, पॉलन सैक। ऐसा सैक जिसमें पॉलन हो। तो इस तरीके से अगर ये मोनोथिकस होता तो इसमें कितने होते, सिर्फ 2 पॉलन सैक होते। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ये इस तरीके से मोनोथिकस भी हो सकते हैं, डायथिकस भी हो सकते हैं। मोनोथिकस में 1 लोब होती है, डायथिकस में 2 लोब्स होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें जो ये मोनोथिकस पाया जाता है जो रेयर है। ओनली मालवेसी फैमिली, एम से मालवेसी, एम से मोनोथिकस, मोनोथिकस एंथर है। बाकी जितनी भी फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट है, जितनी भी फैमिलीज हैं, उनके जो स्टेमन होते हैं दे आर दी डायथिकस। ठीक है, 2 लोब्स जो होती हैं वो एक स्टेराइल टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं। ये एक लोब है बेटा, फिर एक ये लोब है। इनके बीच में एक टिश्यू होता है, ये दिख रहा है, जो मैंने थिक करके दिखाया है। इस टिश्यू को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये स्टेराइल होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। सिंपल कनेक्टिव का काम क्या होता है, इन दोनों लोब्स को जोड़ के रखना। अगर एंथर ऐसा है
और इसके नीचे यहां से फिलामेंट अटैच हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये एंथर, और बिल्कुल सेंटर से फिलामेंट आ गया, इसको कहते हैं बेसिफिक्स्ड। फिर ये एंथर और इसके साइड से फिलामेंट निकल कर आ गया, इसको कह दिया डॉर्सिफिक्स्ड। फिर ये एंथर है, और जो फिलामेंट है ना वो पूरा ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, ब्लू से ब्लू दिखाई नहीं दे रहा तो मैं रेड से दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं एडिनेट। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अरेंजमेंट कैसा है। इस तरीके से है बेसिफिक्स्ड, साइड से आ रहा है डॉर्सिफिक्स्ड, पूरा ऊपर से कनेक्टेड है एडिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक स्पेशल आता है दिस वन, ये देख रहे हो कि ये टी शेप में अरेंज है, ये एंथर है, ये फिलामेंट कनेक्ट है, टी बना हुआ है, डेंगलिंग टाइप बोलते हैं। डेंगलिंग का मतलब होता है झूलना, वर्सेटाइल इसको कहते हैं वर्सेटाइल। जितने भी विंड पॉलिनेटेड प्लांट होंगे, ऐसे प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन हवा से होती है, पॉलन ग्रेन हवा के थ्रू उड़ के आते हैं, इनमें ऐसा अरेंजमेंट पाया जाता है डेंगलिंग टाइप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं वर्सेटाइल। फिर हमने क्या करना है, इस एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना है डिटेल में। ये देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर। प्लांट कौन सा है, एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर के पार्ट्स कौन से हैं, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, ये सारे पार्ट्स थे, ठीक है, इसको मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं। फिर ये स्टेमन की डिटेल हमने जानी, मोनोथिकस होता है, डाइस्टिकस होता है, डॉर्सिफिक्स, बेसिफिक्स, एडिनेट या फिर वर्सेटाइल, ठीक है, इस तरीके से है ये। अब अगर हम उसकी लोब्स को ओपन अप करके देखें, डाइसेक्ट करके देखें, अगर आप एंथर किसी प्लांट का धतूरे में क्लियरली दिखाई दे देता है, जिसका स्टेमन थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, हम प्रैक्टिकल्स में जरूर देखेंगे अगर फ्लावर अवेलेबल हो जाता है तो। जैसे गुलाब का फूल है, उसमें बड़े छोटे होते हैं स्टेमन, धतूरा में आप क्लियरली देख सकते हो बहुत बड़े साइज के होते हैं और बाइलॉब्ड होते हैं। मालवेसी को छोड़कर बाकी सब में डाइथिकस ही है, ठीक है। अगर हम पॉलन स्टेमन को डाइसेक्ट करके देखें तो ऐसे दिखाई देता है, ये देख रहे हो, ये एक लोब है बेटा और ये एक लोब है, ठीक है, इस तरीके से ये एक लोब है। आप ये मान के चलो, दिस इज वन लोब एंड दिस इज अनदर लोब। हमने इसका टीएस काटा तो हमें एक पोलन सैक यहाँ दिखाई देता है, एक पोलन सैक यहाँ दिखाई देता है, एक पोलन सैक यहाँ और एक पोलन सैक यहाँ, ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया हुआ है। ये जो सेल का अरेंजमेंट कलरफुल सा दिखाई दे रहा है ना, ये चारों में सेम होता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए, और ये बड़ा डिफिकल्ट है चारों में बनाना, तो चारों में नहीं बना, आप भी ऐसे कर सकते हो, एक में ही दिखा सकते हो। ये मैं पहले आपको एक एनिमेशन में दिखाती हूँ, पहले आप यहाँ से समझो थोड़ा सा। मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ, आप अपने फोन में जूम करके देखना कि डाइथिकस एंथर में स्टेमन में दो लोब्स होंगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे लेकिन इसको अच्छे से करेंगे। मोनोथिकस में वन लोब होगी, दो लोब में चार पॉलन सैक होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया कह लो या पॉलन सैक कह लो, बात एक ही है, एक लोब में दो होंगे, ठीक है। इसका डायग्राम जब आप बनाते हो तो ये इस तरीके से बना, टीएस काटा, बाहर को एक लेयर होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हमेशा आउटर लेयर होगी, सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है। ये ध्यान से पीछे पीछे एक लेयर देखो, एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, ये सिर्फ एक लेयर है फ्लैट सेल्स की, बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर अंदर की तरफ आओ, अंदर की ओर दूसरी लेयर है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस बीनीथ द एपिडर्मिस होती है, ये भी सिंगल लेयर ऑफ दी सेल्स है, और ये रेडियली अरेंज्ड सेल्स होती है। रेडियली अरेंज समझते हो, इस तरीके से रेडियली अरेंज्ड सेल्स होती हैं ये, ठीक है, दो हो गई, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। मैं एक बार फिर से स्कैन करने की कोशिश करूंगी, शायद क्लियर हो जाए। फिर थर्ड नंबर पे आओ, ठीक है, उसके बाद ये जो सेल्स होती है ना एंडोडर्मिस की, इनके पास कैलोज थिकनिंग होती है, कैलोज थिकनिंग। मैं नोट्स को भी स्कैन दोबारा करने की ट्राई करूंगी, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, कैलोज थिकनिंग। फिर एंडोडर्मिस से अंदर आओ,
तीसरी लेयर होती है मिडल लेयर। मिडल लेयर 3 से 4 लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। देखो एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर थी, एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर थी, बट ये क्या है बेटा, ये 3 से 4 लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, ये लूजली अरेंज्ड सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों लेयर डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। डेहिसेंस का मतलब होता है एंथर का टूटना और पोलन ग्रेन्स का बाहर डिस्पर्स हो जाना। मैं अभी एनिमेशन में दिखाऊंगी। व्हेन द एंथर मैच्योर्स these 3 layers become the fibrous, ये हार्ड हो जाती है, शुरू में ये नरम होती है, फिर ये हार्ड हो जाती है। this fiber formation take place everywhere except at the point of the dehiscence, हर तरफ से ये वो हो जाती हैं फाइब्रस, सिर्फ पॉइंट ऑफ डेहिसेंस भी नहीं होती। ये देखो, ये 4 ब्लॉक्स दिखाई दे रही है, ये वाला पॉइंट बीच का डिप्रेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। तो यहाँ से फाइब्रस नहीं होती। फाइब्रस मींस वो रिजिड हो जाती है और वो फट जाएंगी, डेहिसेंस होगा और पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल आएंगे। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, फोर्थ लेयर, मिडिल टेयर लेयर के अंदर लेयर होती है टेपिटम। ये दिख रही है ग्रीन के बाहर नीले रंग की पिरामिड शेप सेल्स, ये ट्रायंगल से बने हुए हैं, दिस इज नोन एज द टेपिटम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स पिरामिड शेप की सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होता है। न्यूक्लियस इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती। ये मल्टी न्यूक्लियेट सेल्स होती हैं। टेपिटम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेपिटम का फंक्शन क्या है। ठीक है, इनके पास थिक साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लियेट होती है ये। ठीक है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है, अंदर जो सेल्स भरी हुई हैं, ये देखो आप, ये जो सेल्स भरी हुई है ना अंदर, ये ग्रीन कलर की, ये आर्किस्पोरियल सेल है। इसके बाद नीले रंग की टेपिटम, फिर मिडल लेयर, फिर एंडोडर्मिस, फिर एपिडर्मिस। आपको सिर्फ इसी तरीके से याद रखना है कि लेयर्स हैं ये। देखो बाहर क्या है, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद हमने कौन सी देखी, एंडोडर्मिस, फिर है मिडल लेयर। मिडल लेयर मल्टीपल लेयर्स होती है, ये मल्टीपल है, 3 से 4 लेयर होती है। इसके बाद आती है आपकी टेपिटम। टेपिटम के अंदर क्या भरी हुई है, आर्किस्पोरियल सेल्स। मतलब जो मेजर पोर्शन है जिन्होंने पॉलन ग्रेन बनाने हैं, उसके बाहर 4 लेयर्स का कवच है इसके ऊपर, एपी, एंडो, मिडल लेयर और टेपिटम। टेपिटम का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना, अंदर जो सेल्स भरी हुई हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स जो फिल्ड अप हैं, उनको क्या देना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, इसके पास कैलेज एंजाइम भी होता है। शुरू में जब अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं ना, तो वो आपस में चिपके हुए होते हैं। व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलन सैक, आपने क्या इमेजिन करना है, ये पॉलन सैक है, इसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे, लेकिन ये तुम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख रहे हैं उसके बाहर कितना बड़ा कवच है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, टेपिटम, इतनी सारी लेयर्स हैं, वो पढ़ ली। अब जब ये शुरू में यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं बेटा, इस टाइम ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। कैलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिनको चिपका के रखता है, तो इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, कैलेज। ये एंजाइम किसके पास है, टेपिटम के पास। कैलेज डिसॉल्व द कैलोज ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड, और जो उनको फ्री कर देते। तो कोई चीज चिपकी हुई है, उसको फ्री करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम कहाँ से आ रहा है, टेपिटम से। टेपिटम्स के पास यूबिश बॉडीज भी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, यूबिश बॉडीज क्या होती हैं, ये कोटेड होती है विद स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन कहते हैं दुनिया में पाया जाने वाला सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल, एसिड, एल्कली, टेम्परेचर, बारिश, गर्मी, सर्दी, जिसके ऊपर किसी का भी कोई असर नहीं होता, दैट इज द स्पोरोपोलिन, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल ऑन दी अर्थ। मैं आपको एक बार एनिमेशन में दिखाती हूँ ये सब कुछ, फिर से खुद से पढ़ना, फिर क्लियर हो जाएगा। Flowers lend an indescribable charm to the surroundings in which they grow. ये पहले आपको थोड़ा सा फ्लावर के बारे में बता रहे हैं। As objects of ornamental, social, religious, and cultural value, flowers also are sites of sexual reproduction. Flowering is a major phase in the life cycle of a plant and takes place when the climate is congenial for pollination and the formation of seeds. This phase is, however, preceded by several physiological and morphological
hormones such as florigen present in the leaves. These changes lead to the differentiation of vegetative buds into floral buds and the development of the floral primordium, the rudimentary or preliminary stage of the flower or the flowering shoot. This primordium either bears a solitary floral bud or inflorescences that bear multiple floral buds. The buds bloom into a flower, a modified shoot with shortened internodes and nodes. From these nodes arise four modified leaf-like structures called whorls, which are arranged on the swollen end of a stalk called the thalamus. The whorls include the androecium, gynoecium, calyx that consists of sepals, and lastly, the corolla comprising the petals. The calyx and corolla, referred to as the perianth, are bright and colorful to attract. एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई थी इसमें कि ये जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं बाहर के हिस्से जो है सेपल्स पेटल्स, इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। नॉन एसेंशियल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है। हाँ जी शुभदीप, टेपिटम जो है मदर सेल्स को नरिश करती है। अंदर जो है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भरी हुई है जो आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाएंगी, मेल गेमीट्स बनाएंगी। एंथर में मेल गेमीट बनता है, पॉलन ग्रेन वगैरह, इसको नरिशमेंट सारा कुछ टेपिटम देती है। ठीक है, शुरू में उनको कहते हैं मार्किस्पोरियल सेल्स, बाद में वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है, बाद में पॉलन ग्रेन कहलाती है। यही चीजें डेवलप हो रही है। ये जो हमने 4 पार्ट्स पढ़ते हैं ना, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, इनको तो कहते हैं इसेंशियल क्योंकि इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। इन टर्म्स ऑफ द रिप्रोडक्शन दीज 2 पार्ट्स आर नोन एज द इसेंशियल। ये जो सेपल पेटल्स है ना, इनको कहते हैं नॉन इसेंशियल, मतलब इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं है, ये नहीं भी होंगे तो भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉन इसेंशियल। The gynoecium, on the other hand, consists of one or many carpels or pistils, represents the female reproductive part, whereas the androecium, which consists of a whorl of stamens, is the male reproductive part of the flower. Though the number and size of stamens in an androecium differ across species of flowers, the basic structure remains the same. Every stamen, for instance, consists of a filament and an anther. The filament is a long and slender stalk whose proximal end is attached either to the thalamus or the petal of the flower. The anther, on the other hand, is bilobed in nature, with each lobe being diphecous or consisting of 2 thecas that are separated by a longitudinal groove that runs through the anther. The transverse section of the anther reveals that its lobes form a 4-sided or a tetragonal structure. In the corner of each lobe is the microsporangium, a sac-like structure. In a young anther, the microsporangium is surrounded by a multi-layered wall consisting of the epidermis, endothelium, middle layers, and the tapetum, the innermost layer. The center is occupied by sporogenous tissue. The epidermis, endothelium, and middle layers protect the microsporangium. ये देखो जो मैंने आपको वहां डायग्राम में दिखाया था, इस तरीके से In the corner of each lobe is the microsporangium. ये देख रहे हो, ये पॉइंट, दीज आर द पॉइंट ऑफ द डेहिसेंस। सेंटर में ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है ऐसा सैक जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, एमएमसी सेल्स होंगी। ठीक है,
आर्किस्पोरियल सेल शुरू में इनको बोलते हैं हम। ये सैक है, इसके बाहर ये ग्रीन ग्रीन कलर की इतनी सारी लेयर्स हैं, उस लेयर को हमने 1 बाय 1 पढ़ा था। sac-like structure in outline. In a young anther, the microsporangium is surrounded by a multi-layered wall consisting of the epidermis, endothelium, middle layers, and the tapetum, the innermost layer, where the center is occupied by sporogenous tissue. The epidermis, endothelium, and middle layers protect the microsporangium. As well as aid in dehiscence, which is the splitting of the anther walls that causes the release of pollen grains. Splitting of the anther wall to release the pollen grains. I'm repeating again. Splitting of the anther wall to release the pollen grain is known as the dehiscence. Simple साधारण भाषा में बोलो तो एंथर का ब्रेक हो जाना और pollen grains का बाहर निकलना is known as the dehiscence. While the tapetum, whose binucleate cells possess dense cytoplasm, nourishes the developing pollen grains. The sporogenous tissue, on the other hand, consists of a group of compactly arranged homogeneous diploid cells called microspore mother cells. or इनको ही pollen mother cells. आर्किस्पोरियल सेल्स भी कहते हैं, एमएमसी भी बोलते हैं. These microspore mother cells divide अब देखो उसके अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं. ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सारी क्या करेंगे और कितने सारे पॉलन ग्रेन्स बनाएंगी. myotically to form haploid microspores. एक ने 4 पॉलन ग्रेन्स 4 माइक्रोस्पोर बना दिए. दिख रहा है? Formation of microspores. दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड. ये दो is called 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, मियोसिस करती है और क्या बना दिया इसने, माइक्रोस्पोर टेट्राड. उसके अंदर टेपिटम के अंदर जो इतनी सारी सेल्स है वो हर एक सेल ये काम करती है. microsporogenesis. As the anther begins to mature, the microsporangium and microspores undergo changes. When the microsporangium develops into the pollen sacs that extend longitudinally through the length of the anther, the microspores separate from the tetrad and develop into pollen grains. The anther contains thousands of pollen grains which undergo mitosis to form 2 unequal cells. The larger cell, known as the vegetative cell, is characterized by a large irregular shaped nucleus, vacuole, with abundant food reserves. While the smaller cell, as the generative cell, is distinctly spindle-shaped and possesses dense cytoplasm. Moreover, the generative cell floats in the cytoplasm of the vegetative cell. Did you know that the vegetative cell and generative cell represent the 2-celled stage of the pollen grain? Later, the generative cell undergoes mitotic division to produce 2 male gametes. ये हम कल पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोर में मदर सेल से माइक्रोस्पोर और उससे क्या बनता है, पॉलन ग्रेन. ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे. एज इफ नाउ जितना मैंने आज आपको कराया इसमें फ्लावर क्या है. ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं, फ्लावर के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं,
एंथर स्टेमन्स का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, डॉर्सी, बेसिफिक्स, एडिनेट और वर्सिटाइल। एग्जांपल्स क्या है, लॉब्स क्या है, लॉबुलर स्ट्रक्चर क्या है, कितनी इसमें लेयर्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये टीएस ऑफ एंथर ड्रॉ करना आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको चारों में बनाना है, क्योंकि टेस्ट हो या एग्जाम हो इतना वक्त नहीं होता कि सारा बनाना पड़े। आप सिर्फ एक लोब को अच्छे से बनाकर दिखा के नीचे लिख सकते हो कि ऑल अदर 4 लोब्स कंटेन द सेम स्ट्रक्चर। आगे इसमें मैंने पूरी डेवलपमेंट एक में ही दिखाई हुई है। पहले क्या है, आर्किस्पोरियल सेल्स है, टाइटली पैक्ड है, फिर वो लूज हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन्होंने फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बन गए, पॉलन ग्रेन्स बन गए। बात वही है, बस एक डायग्राम में दिखा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, कौन सी स्टेज पे वो रिलीज होते हैं, ठीक है।